अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. In this video lecture, I will discuss about the acceptance angle and numerical aperture. First, I will discuss about the construction of the optical fiber cable. Means अगर आपके पास optical fiber cable हो तो उसमें कौन कौन से component होते हैं, पहले उनको समझना होगा। इसके बाद acceptance angle क्या होता है, कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, और न्यूमेरिकल एपरेचर का जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है, उसको कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल जो फाइबर केबल एक बहुत बारीक ग्लास या कांच का बना होता है जिसमें लाइट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ट्रेवल करती है। अगर कहीं पर कोई भी कॉर्नर आ जाए तो उस लाइट पर कोई चेंज नहीं होगा, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हुए जो रिसीवर है वहां तक पहुंच जाती है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ऑप्टिकल जो फाइबर है उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट तो कोर कंपोनेंट है, जिसको इंटरनल जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं। इसके बाद क्लैडिंग होता है। तो कोर जो पार्ट बना हुआ है वो सिलेंड्रिकल होगा, ग्लास या प्लास्टिक का होता है। आप मान लीजिए कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है। इसके आसपास इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैडिंग होता है। मींस कोर की सुरक्षा के लिए क्लैडिंग रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। अब आपको इस पॉइंट को समझना होगा कि N1 और N2 दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है, हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट इंसिडेंट होती है और लाइट जो ट्रेवल करती है वो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है उसको फॉलो करती है। तो उसके लिए जरूरी था कि जो रे है, लाइट रेज है, वो हायर जो डेंस मीडियम है उससे रेयर मीडियम में जाती है। मीन्स जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो N1 होगा वो हमेशा N2 से ज्यादा होगा। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना होता है। जब कभी कोर या क्लैडिंग की बात करते हैं तो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्लैडिंग से हमेशा ज्यादा होगा। अगर ज्यादा नहीं रखा, सपोज करो आपने ऐसा नहीं किया, तो उस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा और जो प्रिंसिपल था किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के लिए या किसी भी जो लाइट रेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा रखा जाए। अब उसके बाद आता है तीसरा जो कंपोनेंट है वो जैकेट का है। कोर और क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जैकेट या ओवरकोट बना हुआ है। इसको ओवरकोट या जैकेट भी कहते हैं। अब ये जो बाहर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको ओवरकोट या जैकेट आप बोल सकते हैं। ये दोनों की सुरक्षा के लिए है। तो सिंगल फाइबर जो केबल होता है वो इस टाइप का होगा। ये कोर है, इसके ऊपर क्लैडिंग है, इसके ऊपर ये जैकेट है। कभी कभी मार्केट के अंदर मल्टीपल फाइबर केबल भी आते हैं। मीन्स एक बड़ा केबल होगा, उसके अंदर छोटे छोटे केबल्स होते हैं। ये अलग अलग कलर्स के जो गोल गोल दिखे हुए हैं, ये अलग अलग फाइबर केबल है, सिंगल सिंगल। बट इनके अंदर भी इंडिविजुअली अगर आप देखते हैं कोर भी होगी, क्लैडिंग भी होगी और जैकेट भी होगी। ये पूरा सबको आउटर जैकेट जो कंप्लीट सबको कवर करता है। तो सिंगल फाइबर केबल भी होता है और मल्टीपल फाइबर केबल भी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो केबल होंगे वो अटैच होंगे। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं अलग अलग रेंज के, सपोज कर अलग अलग फाइबर केबल है। रेड की आप बात करें, अगर आप रेड की बात करते हैं तो अगर आप इसको जूम करते हैं तो इसके अंदर कोर मिलेगा, ये कोर पार्ट है, ये क्लैडिंग है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये जैकेट है। तो इंडिविजुअली जो फाइबर केबल होगा किसी बड़े केबल के साथ में, तो उसके पास भी तीन यही सब कंपोनेंट्स होंगे इंटरनल। आप उसको देखते हैं। अब देखते हैं कैसे लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का इंटरनल पार्ट है, ये कोर है, ये क्लैडिंग है। तो सेंडर से यहां से लाइट सेंड करता है, सिग्नल सेंड करता है, यहां से रिसीव करता है। तो ये लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी, ऐसे क्रॉस, यहां से टक्कर लगने के बाद ऐसे ट्रेवल बार बार जिग जैग टाइप से क्या करते हैं, ट्रेवल करती है और लास्ट रिसीवर तक पहुंच जाएगी। ये अलग अलग डायग्राम्स भी है कि कहां पर ये इंसिडेंट एंगल है, यहां से लाइट इंसिडेंट की इधर जाएगी, फिर यहां से डाइवर्ट होगी, टर्न लेगी, तो फिर इस टाइप से लास्ट तक जहां तक भी जो सेंडर होगा और जो रिसीवर है वो पूरे इस बीच में वो जो लाइट रेज होगी वो ट्रेवल करती है। इसका एक सिंपल सा डायग्राम है लाइट सिग्नल का। बट अभी हमें देखना होगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एंगल का है कि अगर आपके पास इंटरनल में जो लाइट आपने इंसिडेंट की है और जो ट्रेवल करने के बाद जो सेंडर को, जो रिसीवर को मिलेगी,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि किस एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट करें, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा एंगल ही इंपॉर्टेंट था, कि कौन सा ऐसा एंगल होगा कि जिस एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट करें और वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उस एंगल की अपनी इंपॉर्टेंस थी, उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ये n1 देखिए, ये n1 है, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये क्या क्लैडिंग का है। तो लाइट आप अगर यहां से ऐसे इंसिडेंट करते तो ये बाहर नहीं निकलेगी, ये इधर ही टर्न करेगी। बट वो टर्न तभी करेगी जब आपने एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको इंसिडेंट किया हो। तो दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं यहां पर कि कौन से ऐसे एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर एंगल या उससे कम पे आपने इसको सेंड कर दिया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट लाइट नहीं होगी इंटरनली, और वो लाइट जो है रिसीवर को नहीं मिल पाएगी। तो इसी पॉइंट को आपको समझना है, इसलिए दो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक न्यूमेरिकल एपर्चर होता है और एक एक्सेप्टेंस एंगल है। अगर न्यूमेरिकल एपर्चर की हम बात करते हैं, मीन्स किसी भी फाइबर की कितनी कैपेबिलिटी है लाइट को अपने पास रखने की, वो आपको न्यूमेरिकल एपर्चर से समझ आएगा कि अपने हर फाइबर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है कि कितनी लाइट को वो अपने पास रख सकता है। बट अगर मैं एक्सेप्टेंस एंगल की बात करता हूं, एक्सेप्टेंस नाम से आपको लगता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मीन्स जो इंसिडेंट एंगल है वो ऐसा एंगल होना चाहिए जिसको आप एक्सेप्ट कर पाए। और रिजेक्ट किसको करेंगे कि अगर ऐसा एंगल पर आप इंसिडेंट करें जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो पाए, तो वो तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना। आपके लिए एक्सेप्टेबल कौन सा एंगल होगा कि जिस एंगल पर आप लाइट को इंसिडेंट करें और वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसी एंगल को आप एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं, मींस मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल। जिस भी मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल से आप लाइट को ऑप्टिकल फायर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट आपने क्यों किया, क्योंकि वो अंदर जाकर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। अब कैसे यहां पर हम लोग डेरिवेशन भी देखते हैं इसका। पर टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने की दो प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल एपर्चर है, एक मोड है। न्यूमेरिकल एपर्चर मैंने आपको बता दिया कि कितनी क्या कैपेबिलिटी होती है लाइट को अपने पास रखने की। जो मोड होता है वो सिंगल मोड या मल्टी मोड होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सिंगल मोड मीन सिंगल लाइन जाए, मल्टी मोड मीन उसके अंदर बहुत सारी रेंज हो सकती है। तो दोनों को कंट्रोल करने के बाद ही आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल एपर्चर का जो डायग्राम, जो डेरिवेशन है, उसको हम ट्राई करते हैं एक बार। तो आप ये आप देखिएगा डायग्राम कि जिस लाइट पर अगर आप एक लाइट को क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करते हैं तो लाइट जो कनेक्टिंग सरफेस है उससे टच होती हुई निकल जाएगी। बट अगर आपने थोड़ा सा इससे ज्यादा कर दिया तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में आ जाएगी। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगाएं एक बार, जो स्नेल का जो नियम था n1 है और साइन थीटा और n2 साइन थीटा 2, तो उसमें क्या होगा कि ये एंगल, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर आपके पास जो क्रिटिकल एंगल है वो phi c है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा ना। तो n1 sin phi इक्वल्स टू क्या होगा, n2 sin 90 होगा। तो sin 90 तो 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। ये कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल की हम बात करते हैं। तो यहां से जो फॉर्मूला आपको मिलेगा क्रिटिकल एंगल के लिए, साइन इनवर्स n2 अपॉन n1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो साइन 90 यहाँ पे लिखता हूं तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। कब होगा, जब इंसिडेंट जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण के बराबर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। इस पॉइंट को आपको डायग्राम को समझना होगा ध्यान से। ये ऑप्टिकल फाइबर है, 3 पोर्शन ऑप्टिकल फाइबर के हैं। ये कोर n1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का n2 होगा, जो बाहर जो एयर है उसका n0 मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। आप इसको एयर, सपोज करो आपने एयर रखा तो इसको आपने n01 कर सकते हैं, बट हम इसको n0 ही मानेंगे अभी। तो 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो लाइट आएगी तो लाइट 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को टच करती हुई जाएगी, ये समझ लीजिए। जब आप इंसिडेंट करेंगे तो वो बाहर से आएगी, बाहर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, n0 होगा। जब अंदर आएगी तो कोर पर आएगी n1 पर, जब यहाँ पे टच करेगी तो वो n2 होगा। अब पहले क्या करना होगा, पहले हम इस केस की बात करते हैं, यहाँ पर इस पोर्शन की बात करेंगे सिर्फ। अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल है अल्फा, आपको इंसिडेंट एंगल तो ये होगा ना लाइट का। अभी ये वाले एंगल की बात नहीं करेंगे, इस एंगल की बात करते हैं। तो इस केस में हम अगर स्नेल लॉ लगाएं, मींस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 और साइन अल्फा हो जाएगा। और इस केस के लिए क्या करेंगे, n1 और साइन 90 माइनस फाइव। ये कैसे होगा देखिएगा, ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
पाई माइनस 90 माइनस 5 हो जाएगा। मीन्स अगर ये 5c होगा तो 5c लिख देंगे, 5 है तो 5 रख देंगे, इस तरीके से आप। बट हम मानते हैं कि जो अल्फा है वो मैक्सिमम मान लीजिए अब आप। कब? जब फिर हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा इसको क्रिटिकल एंगल मानते हैं, तो जो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एन नोट साइन अल्फा मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर n1 आएगा और साइन ये 5c हो जाएगा, तो क्या होगा, कोस 5c बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको दोबारा से समझिएगा। एन नोट बाहर के लिए है और बाहर का एंगल मैंने ले लिया, और n1 क्या है, अंदर का है, और फिर अंदर का मैंने एंगल ले लिया ये वाला 5 माइनस। अगर ये क्रिटिकल तो आप यहाँ पे भी 5c है तो यहाँ पर 5c लिखेंगे, और अगर आप इसको 5 मानते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 लेना होगा। अब आप देखिएगा ये इक्वेशंस कहाँ से आई। ये इक्वेशन आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्लाइड से जो फर्स्ट थी आपके पास। अब जो इक्वेशन आई है वो आई है एन नोट साइन अल्फा मैक्सिमम, इधर देख लीजिए, और n1 कोस 5 है। अब इसमें क्या किया, अगर कोस था तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। कोस को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो जब आपने ये वाला पोर्शन, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया तो क्या आएगा, रिजल्ट n1 आएगा, 1 माइनस ये क्या होगा, n2 अपॉन n1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये n1 स्क्वायर होगा, इधर जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो n1 ही बचेगा, तो n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा n स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अंडर रूट हो जाएगा। इसी वैल्यू का आप न्यूमेरिकल एपरेचर बोल देते हैं। न्यूमेरिकल एपरेचर ही बताता है कि किसी भी फाइबर जो ऑप्टिक्स का जो केबल है वो कितनी लाइट को गैदर कर सकता है। अब बात आती है एक्सेप्टेंस एंगल की। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा कि अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो आपको मैक्सिमम एंगल लेना होगा, जब आपने इंसिडेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको निकालते हैं। तो अल्फा जो मैक्सिमम था वो सेम था, साइन इनवर्स न्यूमेरिकल एपरेचर है ये, और डिवाइडेड बाय एन नोट जो बाहर वाला था। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं इस वैल्यू को तो क्या निकल जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल निकल जाएगा फाइबर का। मीन्स जो अल्फा मैक्सिमम को अगर हम डबल करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस एंगल होता है। और ये न्यूमेरिकल एपरेचर क्या है, n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर दोनों का जो डिफरेंस का जो स्क्वायर रूट था वो ये था। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल भी निकाल सकते हैं और जो न्यूमेरिकल एपरेचर था वो भी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।